नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने परिवार स्वाध्याय श्री में। आशा करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। कल जो हमारा टॉपिक था वो लास्ट हमारा टॉपिक हुआ था रस। हमने रस को कंप्लीट कर लिया था। क्या हमारा कल लास्ट रस खत्म हो गया था और आज हमारा टॉपिक होगा छंद। क्या टॉपिक होगा? छंद। जो छंद शब्द होता है वो किससे छंद शब्द छंद के साथ छंद के साथ आपका क्या लगाने से? असन प्रत्यय लगाने से बना है। क्या लगा है? असन प्रत्यय लगाने से बना है। ठीक है। जो आपका छंद शब्द होता है, छंद शब्द छंद धातु में जो छंद शब्द होता है वो जो छंद, मैं आपको थोड़ा सा ऐसे ही समझाने की कोशिश करता हूँ। पहले जो छंद शब्द होता है वो छंद धातु में असन प्रत्यय लगाने से बना है, जिसका अर्थ होता है आनंदित करना। अर्थात जो छंद होते हैं वो हमारे हृदय को आनंदित कर देते हैं। क्या? हमारे हृदय में जो आनंद की भावना होती है उसे जागृत कर देते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि गद्य के मुकाबले पद अधिक रोचक होता है। क्या होता है? गद्य के मुकाबले पद अधिक रोचक होता है। पद को सुनना हमारे कानों को प्रिय लगता है। गद्य के मुकाबले हमें पद को सुनना थोड़ा अच्छा लगता है, हमें आनंदित करता है। पद होता है जैसे पद में पद गुरु पद में परागा, कुछ ऐसे होते हैं ना। जैसे आपका होता है जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तेहु लोक उजागर, रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। ये क्या होते हैं? ये होते हैं पद। ठीक है ना, ये पद होते हैं। तो इसी प्रकार जब भी हम पद को सुनते हैं और गद्य को सुनते हैं, ये गद्य होता है क्या, सॉरी ये होता है पद। क्या होता है? पद होता है। जब हम इन्हें सुनते हैं तो हमें गद्य के मुकाबले इन्हें सुनना अच्छा लगता है और हमारे कानों को ये प्रिय लगते हैं, हम आनंदित हो जाते हैं। ठीक है। अगर मैं परिभाषा की बात करता हूँ, जो गद्य की परिभाषा होती है वो होती है कि अक्षरों की संख्या क्रम, उनकी गणना और यति गति आदि नियमों से नियमित शब्दों को क्या कहते हैं? छंद कहते हैं। क्या कहते हैं? छंद कहते हैं। क्या है? छंद कहते हैं। अब हम इसको अच्छे से नोट कर लेते हैं और आप लोग इसे नोट कर लेना। छंद। क्या टॉपिक होगा हमारा? छंद। जो छंद शब्द है, छंद शब्द छंद धातु में, ये दिखाई दे रहा है ना आप लोगों को? इसे देखने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? ज़्यादा ऊपर तो नहीं लिखा, कहीं ऐसा ना हो कि कैमरे से बाहर निकल गया हो। छंद शब्द छंद धातु में असन प्रत्यय लगाने से बना है। क्या? असन प्रत्यय लगाने से बना है। जिसका अर्थ होता है जिसका अर्थ आनंदित करना होता है। क्या होता है? आनंदित होता है। भाई छंद शब्द छंद धातु में असन प्रत्यय लगाने से बना है, जिसका अर्थ होता है आनंदित करना। अर्थात अगर हम बात करते हैं, अर्थात छंद हमारी हृदय भावना को जागृत कर देते हैं, भाई हमारी हृदय भावना को जागृत कर देते हैं, जिससे हमें आनंद की अनुभूति होती है। क्या होती है? आनंद की अनुभूति होती है। क्या होती है? आनंद की अनुभूति होती है। क्या होती है? जिससे हमें आनंद की अनुभूति होती है।
मैंने कहा था कि गद्य के मुकाबले, अगर मैं बात करूं गद्य के मुकाबले, इसी कारण हम नोट करके लिख सकते हैं यहाँ पे, थोड़ा अच्छा लगेगा। इसी कारण गद्य की तुलना में पद्य को सुनना ज़्यादा आनंदित करता है, ज़्यादा आनंदित करता है। इसी कारण हमें जो आपका इसी कारण गद्य की तुलना में पद्य को सुनना हमें ज़्यादा आनंदित करता है। अगर हम इसकी परिभाषा की बात करते हैं तो परिभाषा इसकी होगी छंद की, अक्षरों की संख्या, उनका क्रम, मात्रा, गणना, यति, गति। अगर छंद की परिभाषा देखते हैं हम, क्या देखते हैं? छंद की परिभाषा। जो छंद की परिभाषा होगी वह होगी, छंद की परिभाषा होगी, मतलब छंद की जो परिभाषा होती है वह होती है कि आपका जो अक्षरों की संख्या क्या होती है? अक्षरों की संख्या, क्या? अक्षरों की संख्या, क्रम, अक्षरों की संख्या, क्रम, यति, गति, या हम कह सकते हैं गणना। अक्षरों की संख्या, क्रम, गणना, यति, गति, यति, गति तथा यति, गति आदि नियमों से बने, आदि नियमों से बना गद्य ही छंद कहलाता है, छंद कहलाता है। क्या होता है? गद्य होता है। जो हमारे छंद की जो परिभाषा होती है, छंद की अगर परिभाषा की हम बात करें, अगर हम सोचते हैं आप लिख सकते हो अक्षरों की संख्या, उनके क्रम, गणना, यति, गति आदि नियमों से बनी गद्य रचना ही, क्या लिख सकते हैं? थोड़ा अच्छा लगेगा, गद्य रचना ही, गद्य रचना। गद्य रचना क्या होती है? गद्य रचना छंद कहलाती है। क्या कहलाती है? छंद कहलाती है। ये समझ में आया भाई? अक्षरों की संख्या, हम छंद में क्या देखते हैं? हम छंद में देखते हैं अक्षरों की संख्या, उनका क्रम क्या है वो आपको आगे बता दिया जाएगा, उनका क्रम क्या है, उनकी मात्रा कितनी है, इसके आधार पर ही हम छंद को बनाते हैं। अक्षरों की संख्या, क्रम, उनकी गणना, यति, गति आदि नियमों से बनी गद्य रचना, क्या? पद रचना। यहाँ पे पद रचना कर लीजिए, क्या यहाँ पे होगा आपका? क्या? पद रचना। मैंने ऊपर भी लिखा है, इसमें कुछ वो नहीं है, थोड़ा सा मिस्टेक हो सकती है क्योंकि मन में क्या चलता है, मन में तो चलता है जो हम लिखना चाह रहे हैं वही, लेकिन कई बार हम लिख देते हैं और बोलते रहते हैं। जैसे मैंने ऊपर लिखा हुआ है इस वजह से कि गद्य की तुलना में पद को सुनना अधिक आनंदित करता है। जब हम आनंद की बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो हम किसकी बात कर रहे हैं? मैंने बताया भी था आपको कि जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहुँ लोक उजागर, रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। मैंने आपको बताया था कि गद्य के मुकाबले पद को सुनना हमें अधिक रुचिकर लगता है। उसका कारण होता है क्या? छंद। क्या होता है उसका कारण? छंद होता है। अगर मैं बात करूँ कुछ इंपॉर्टेंट, अगर मैं आपसे बात करना चाहूँ हो थोड़ा सा, तो मैं इसको पहले रब कर देता हूँ। जो छंद का पहला प्रमाण हमें मिला था वो मिला था हमें ऋग्वेद से। किससे? ऋग्वेद से। और छंद शास्त्र को कई बार, छंद शास्त्र को पिंगल शास्त्र के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि छंद के प्रणेता पिंगल मुनि को माना जाता है, आचार्य पिंगल को ही माना जाता है। ये सब नोट करने लायक बातें हैं। आपके एग्जाम में यहाँ से कुछ भी पूछा जा सकता है। क्या? आपके एग्जाम में यहाँ से कुछ भी पूछा जा सकता है, ठीक है ना? छंद का अगर मैं बात करूँ, छंद का प्रथम उल्लेख जो हमें छंद का प्रथम उल्लेख मिलता है, कहीं में मिलता है
ऋग्वेद में मिलता है। क्या? वो जो प्रथम उल्लेख हमें मिलता है वो मिलता है ऋग्वेद में। और ऋग्वेद कैसा है? ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है, क्योंकि जो ऋग्वेद है वो पद में लिखा गया है। कहीं में ऋग्वेद जो लिखा गया है वो पद में लिखा गया है, गद में नहीं लिखा गया है। तो इसी कारण कहा गया है कि छंद का जो प्रथम उल्लेख मिलता है वो ऋग्वेद में मिलता है, ऋग्वेद में मिलता है। शायद आप लोगों ने सुना होगा कि जो आपका ऋग्वेद है वो उसकी जो रचना हुई है वो गद में हुई है, सॉरी पद में हुई है, कहीं में पद में हुई है, न कि गद में। गद में नहीं हुई है, पद में ही आपके किसकी ऋग्वेद की रचना हुई। इसलिए हमें छंद का प्रथम उल्लेख कहाँ से मिलता है? हमें छंद का प्रथम उल्लेख मिलता है कहाँ से? आपके ऋग्वेद से। छंद शास्त्र को क्या? छंद शास्त्र को पिंगल शास्त्र भी कहा जाता है, पिंगल शास्त्र भी कहा जाता है, क्योंकि आचार्य पिंगल को छंद शास्त्र का प्रणेता माना जाता है। क्या? क्या माना जाता है? छंद शास्त्र का प्रणेता माना जाता है, अब जो छंद होता है, जो पद की रचना होती है, उसे करने के लिए, उन पद की रचनाओं को करने के लिए कुछ नियम होते हैं। क्या? कुछ नियम होते हैं। उन्हीं नियम के आधार पर हम पद की रचना कर पाते हैं या छंद की रचना कर पाते हैं। जैसे हम कहते हैं भाई, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहुँ लोक उजागर। अब ये ऐसा तो नहीं है कि ऐसे ही लिख दिया गया और इसको ऐसे ही छंद बोल दिया गया। इसके लिए कोई गणना की गई होगी, कोई नियम लगाए गए होंगे। उन्हीं नियमों से परिपूर्ण शब्द पद रचना क्या कहलाती है? आपकी पद रचना क्या कहलाती है? छंद कहलाती है। तो अब हम देखते हैं कि छंद के कितने अंग होते हैं। छंद के अंग, छंद के अंग होते हैं पद, यही चरण भी बोल सकते हैं। क्या? चरण, ठीक है। पद, चरण, फिर देखिए आपका क्या होगा? वर्ण या मात्रा। क्या? मात्रा, ठीक है। आपका पद हो गया, वर्ण हो गया आपका, या फिर हम कह सकते हैं चरण, या फिर हम क्या होगी? संख्या। क्या होती है? संख्या, क्रम, ठीक है। नंबर 4 पर देखिए क्या होता है। अगर नंबर 4 की बात करते हैं तो ये होता है गण, गति, यति। देखिए पद, चरण, पद, या इसे चरण भी बोल सकते हैं, इसे पद भी बोल सकते हैं, चरण भी बोल सकते हैं, या आप लिख सकते हो इसे पाद भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पाद। क्या बोलते हैं? इसे पाद भी बोलते हैं, ठीक है ना। लिख लीजिए पद, चरण या पाद, ठीक है। नंबर 2 पर आपका होगा वर्ण या संख्या, फिर संख्या होगी, संख्या या फिर क्रम बोल सकते हैं, ठीक है। संख्या या क्रम, फिर बोलते हैं गण, गति, यति, और नंबर फिर क्या होगा आपका? तुक। क्या होगा? तुक। तुक क्या होता है ये आपको मैं आराम से बताऊंगा सारी चीजें। पद, भाई जो छंद के अंग क्या होते हैं? छंद के अंग होते हैं आपका क्या? पद या चरण या फिर पाद। नंबर 2 पर होता है वर्ण या मात्रा, संख्या या क्रम, गण, गति, यति या और तुक। क्या होते हैं? तुक। ये छंद के कितने अंग हो गए? छंद के अंग हो गए। ये कितने छंद के अंग हो गए, ठीक है। ये अब हम इसको एक एक करके डिफाइन करते हैं। जैसे पद या पाद, क्या करते हैं? अब इनको डिफाइन करते हैं, ठीक है। ये आपने नोट कर लिया होगा। ये सब कुछ आपसे पूछा जा सकता है, कि ऐसा नहीं है कि आपसे नहीं पूछा जाएगा। ये सब कुछ आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। लिखिए पद या पाद या चरण।
क्या? पद, पाद, चरण या मूलतः। छंद में प्राय लिखिए, छंद में प्राय अधिकतर, ठीक है ना, अधिकतर। इस बात को विशेषकर नोट कर लीजिएगा, मैं अंडरलाइन कर देता हूं प्राय, बाद में आके इस पे कोई इशू क्रिएट नहीं करेगा, ठीक है। प्राय या अधिकतर, ठीक है ना। छंद में प्राय 4 चरण होते हैं। कितने? 4 चरण होते हैं। छंद में प्राय 4 चरण होते हैं। प्रथम, तृतीय चरण, विषम और द्वितीय, या हम कह सकते हैं दूसरा। क्या? हम द्वितीय भी कह सकते हैं और दूसरा भी कह सकते हैं, थोड़ा आसान होगा। दूसरे और चौथे चरण को, क्या? दूसरे व चौथे चरण को क्या कहते हैं? समचरण कहते हैं। चरण को सम चरण कहते हैं, ठीक है। छंद में प्राय 4 चरण होते हैं। कितने चरण होते हैं? छंद में प्राय 4 चरण होते हैं, जिसमें पहले और तीसरे को विषम चरण और दूसरे और चौथे को सम चरण कहते हैं। अब हम बात करते हैं वर्ण या मात्रा की। वर्ण या मात्रा, ठीक है। वर्ण या मात्रा, या वर्ण और मात्रा की। वर्ण 2 प्रकार के होते हैं। वर्ण 2 प्रकार के होते हैं। 2 प्रकार के होते हैं। प्रकार के होते हैं। ये कुछ थोड़ा सा टॉपिक जो होता है ये थोड़ा सा बोर कर देता है, थोड़ा सा टॉपिक बोर करता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम इसको पढ़ना छोड़ दें। हमारे एग्जाम में से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं और ये जितना भी आपको बताया जा रहा है थ्योरी होती है, और थ्योरी से क्वेश्चन वो फंसाता है, क्योंकि उसे पता है कि डायरेक्ट क्वेश्चन देगा तो बच्चे ज़्यादातर कर ही लेंगे, इसलिए थ्योरी पढ़ना बहुत आवश्यक होता है। थ्योरी से बहुत सारे क्वेश्चन वो फंसा देता है और वहीं पर बच्चे कट जाते हैं। भाई एक बात बताइए, अगर आपकी लेखपाल की वैकेंसी है, किसकी? लेखपाल की, और उसमें आपकी हिंदी आई 25 क्वेश्चन, ठीक है। हम बांटते हैं 25-25 में, सब सब्जेक्ट को बांटते हैं। आसान सब्जेक्ट होता है, थोड़ा जल्दी कर लेते हैं हम, जल्दी से इसे अच्छी तरह हम पढ़ भी पाते हैं और जल्दी से ये हो भी जाता है। अब 25 आए, उसमें से उसे लेखपाल में अब ये तो है नहीं कि आपसे फिजिकल कराएगा, रेस कराएगा, उसे कहाँ पे बच्चों को काटना है? उसे काटना है बच्चों को टेस्ट में, कहीं कहाँ पर? टेस्ट में ही तो काटना है। तो अब क्या करेगा वो थ्योरी से क्वेश्चन उठाएगा और थ्योरी के अंदर से क्वेश्चन लिख देगा। जैसे आपसे पूछ लेगा कि जो पद या चरण या ये चरण या पद क्या होते हैं, ठीक है ना, तो आपको डेफिनेशन से ही क्वेश्चन दे देगा। वो डेफिनेशन से ही क्वेश्चन देगा। आपसे पूछ लेगा वो कि छंद के कितने अंग होते हैं, तो आपको बताना है कि छंद के कौन कौन से अंग होते हैं, ये आपको बता दिया। या आपको दे देगा कि इनमें से कौन सा छंद का अंग नहीं है, या इनमें से कौन सा छंद का अंग होता है, ठीक है ना, ये सब कुछ आपको दे देगा, ठीक है। अब टॉपिक पर आते हैं, तो इसलिए पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। अगर आप लोग सपोर्ट करोगे तो हम ज़्यादा अच्छा कर सकते हैं और आप लोगों के लिए और ज़्यादा बेस्ट कर सकते हैं। अगर आप लोग सपोर्ट करोगे बस एक बात बता रहा हूँ, आप लोग बिल्कुल भी शेयर नहीं कर रहे हो। जितने भी हमें लोग देखते हैं, अगर उन्हें लगता है कि पढ़ाया समझ में आता है तो शेयर करिए। आप लोग शेयर नहीं कर रहे हो। अगर आप लोग शेयर करोगे तो आपका परिवार अब तक बहुत बड़ा हो चुका होता, ठीक है ना। रोज़ आपको एक ही बात बोलनी पड़ती है, इसका मतलब ये नहीं है कि बस कुछ नहीं, बस आप ये सोचिए कि आप लोगों की सपोर्ट की आवश्यकता है, इसलिए हम लोग बोल देते हैं। हम अपने कर्म करने में कोई प्रॉब्लम नहीं करते, कोई भी इशू नहीं है कि हम क्लास नहीं लेते। अगर हम क्लास नहीं लेते तो उसमें कुछ प्रॉब्लम होती है, हम आप लोगों को बता देते हैं कि फीवर आया था या कुछ भी प्रॉब्लम हुई थी। लेकिन अगर आप लोग शेयर नहीं करोगे, अपने दोस्तों तक, अपने आसपास में नहीं पहुंचाओगे, तो ऐसे तो काम बिल्कुल भी नहीं चलेगा। सपोर्ट आप लोगों को करना ही होगा। सपोर्ट करिए दोस्तों, और बड़ा भाई, दोस्त या जैसे भी आप लोग मानते हो इसी तरह मान लीजिए। ना तो आपका अंगूठा घिस जाएगा, ना आपका फ़ोन घिस जाएगा, ना आपके फ़ोन में लोड बढ़ेगा, ना किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम होगी, ठीक है ना। लेकिन अगर अब ये आवाज़ तो ऐसे ही आएगी अगर आप लोग सपोर्ट नहीं करोगे। इस आवाज़ का मैं कुछ नहीं कर सकता। सपोर्ट करोगे, हम डिजिटल बोर्ड लेके आ जाएंगे, और आप लोगों का साथ रहा तो दिवाली के आसपास या दिवाली के जस्ट बाद हम डिजिटल बोर्ड का इंतजाम कर देंगे। पर आप लोग सपोर्ट मत करना, है ना। इतनी बार बोल चुके, सपोर्ट कर लीजिए, शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जानी चाहिए वीडियो, ठीक है। चलिए
वर्ण के दो प्रकार होते हैं और आजकल लोगों ने वैसे भी एक एजेंडा बनाया हुआ है कि गरीबों को टारगेट करो, कि गरीबों तक वीडियो पहुंचाए। यार ये कोई बात नहीं होती कि गरीबों तक वीडियो पहुंचाए। यार पढ़ने वाले सब होते हैं, सब लगभग सब मिडिल क्लास फैमिली से होते हैं, है ना। कुछ थोड़े कम, थोड़े से ऐसा होता है कि परिवार की आर्थिक स्थिति थोड़ी सी कमज़ोर होती है, कुछ की थोड़ी सी ठीक होती है, बस थोड़ा सा ही अंतर होता है। ज़्यादा किसी का नहीं, तो सब ऐसी फैमिली से होते हैं, सब नॉर्मल फैमिली से बिलोंग करते हैं, ठीक है ना। तो गरीब अमीर कोई नहीं होता, सबको ही रोटी खानी होती है, सबको ही नाज खाना होता है, ठीक है ना। तो अच्छे से उन लोगों तक पहुंचाइए जो लोग पढ़ना चाहते हैं, आपके दोस्त, आपके जानकार जितने भी हैं, उन लोगों तक जो पढ़ाई के लिए कोचिंग सेंटर में नहीं जा पाते, ठीक है, जिन्हें आवश्यकता है, अच्छे से पहुंचाइए और दूर दूर तक जाना चाहिए, ताकि आप लोगों का परिवार बड़ा हो सके और हम और टीचर ला सके, आप लोगों के लिए और ज़्यादा कर सके जितना हम करना चाहते हैं। वर्ण दो प्रकार के होते हैं, ठीक है, टॉपिक पर ये वर्ण दो प्रकार के होते हैं, एक ह्रस्व एक दीर्घ। क्या? एक ह्रस्व एक दीर्घ। ये होते हैं ए, ई, उ और री, ठीक है। और एक होते हैं दीर्घ। क्या होते हैं? दीर्घ। लगभग सभी बचे हुए दीर्घ होते हैं, वो आपको मैंने अच्छे से बता दिया है। वे दीर्घ, दूसरे दीर्घ होते हैं। ह्रस्व की एक मात्रा होती है, ह्रस्व की एक मात्रा, एक मात्रा। वह दीर्घ की दो मात्रा होती है। क्या होती है? दीर्घ की दो मात्रा होती है, दीर्घ की दो मात्रा होती है, मात्रा होती है। अब देखिए एक बात देखिए आप लोग, जो आपके एग्जाम में देगा, या तो वो आपसे सीधा दे देगा कि दोहा क्या होता है, जिसकी आपसे पूछ लेगा कि पहले और तीसरे चरण में 13-13 और दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्रा होती है, वो कौन सा छंद होता है। या फिर आपको दे देगा, जैसे उसने आपको दे दिया कि जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहुँ लोक उजागर, बताइए इसमें कौन सा छंद है। तो उसमें आपको मात्राएं गिननी होती है। तो ये उसी के लिए तैयारी चल रही है, ताकि आप लोग मात्राएं गिननी सीख जाए। और मात्राएं गिनना आवश्यक है, थोड़ा जानना भी आवश्यक है। वो आपको एग्जाम में दे देगा ऐसे भी, ठीक है। और आपको जब आपको उसे काटना होगा, बच्चों को काटना होगा, तो वो एक आपकी पद रचना ही देगा, और पद रचना देकर पूछ लेगा कि बताइए इसमें कौन सा छंद है। तो वहाँ पे आपको मात्राओं का ज्ञान होना चाहिए, ठीक है। तो दीर्घ की ह्रस्व की एक मात्रा और दीर्घ की दो मात्रा, आप ऐसे भी लिख सकते हो, वैसे तो एक और दो लिख लेते हैं हम, हमारे लिए आसान होता है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। ह्रस्व की मात्रा ये होती है और दीर्घ की ये होती है। दीर्घ को हम गुरु भी बोलते हैं। क्या? दीर्घ को हम गुरु भी बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए, ठीक है, ये समझ में आ गया ना। ये अभी नोट करते रहिए, बाद में सब कुछ समझ में आ जाएगा। अगर किसी की समझ में नहीं आ रहा है, किसी को लग रहा है कि मुझे तो पता नहीं क्या चल रहा है, तो साथ साथ नोट करते रहिए। अभी समझने की ज़्यादा कोशिश मत करिए। जब आपको छंद स्टार्ट हो जाएंगे, मैं मात्राएं गिननी सिखाऊंगा, तो पता लग जाएगा ये कितने काम का था और ये क्यों बताया जा रहा था, ठीक है। अब लिखिए संख्या या क्रम। अब देखिए कितना काला हो जाता है ना, हाथ से मिटा भी नहीं पाता और बार बार इसे उठाना पड़ता है। बस सपोर्ट करिए, डिजिटल बोर्ड भी जल्दी आपका आ जाएगा, दिवाली के आसपास या दिवाली के बाद में। अब जल्दी से बस सपोर्ट कर दीजिए, अपने भाई की, अपने दोस्त की, अपने गुरु की, जैसे भी आप मानते हो, सपोर्ट करिए। उसके बाद थोड़ा सा सपोर्ट कर दीजिए, मान लीजिए जो आपको बोल रहा है, जैसे भी आप मानना चाहोगे। संख्या या क्रम, संख्या एवं क्रम क्या होती है भाई? अभी हमने जो मात्राएं गिनी थी, वर्ण और मात्राओं के क्रम को, वर्ण और मात्राओं की गणना को संख्या कहते हैं। वर्ण व मात्राओं की गणना को संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? संख्या कहते हैं, ठीक है। यह है समझ में। अब बात करते हैं गण की। गण क्या होता है? गण की संख्या कितनी होती है? गण की संख्या 8 होती है। गण की संख्या कितनी होती है? संख्या 8 होती है। तीन, जिसे कहते हैं तीन वर्णों के मेल को गण कहते हैं। तीन वर्णों के मेल को गण कहते हैं। वर्णों के मेल को
गण कहते हैं। क्या कहते हैं? गण कहते हैं। ठीक है, इनकी संख्या 8 होती है। आपके किसी काम का नहीं है, इनकी संख्या 8 होती है। आपसे पूछ सकता है कि गण की संख्या कितनी होती है? 8 होती है। बस याद रखिए, इनकी संख्या 8 होती है। मैं बोल के बता सकता हूँ, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है कि मैं आपको बोल के नहीं बता सकता। लिखिए, यगण मगण तगण जगण। क्या ऐसे होते हैं? यगण मगण तगण जगण, ठीक है, भगण नगण सगण। क्या होते हैं आपके? यही तो होते हैं, ये 8 गण होते हैं। क्या होते हैं? ये 8 गण होते हैं। यगण मगण जगण भगण सगण जगण, ये सब होते हैं। ठीक है, तो आपके किसी काम के नहीं है, बस नोट करिए। इनकी संख्या 8 होती है। कितनी होती है? इनकी संख्या 8 होती है। क्या होती है? 8 होती है। अब हम बात करते हैं गति की। गति क्या होती है? गति होती है फ्लो। क्या होती है? कविता को पढ़ने का प्रवाह। कविता को या पद रचना को, लिखिए, पद रचना को पढ़ने का प्रवाह क्या कहलाता है? गति कहलाता है। भाई, पद रचना को पढ़ने का जो प्रवाह होता है क्या कहलाता है? गति कहलाता है। क्या कहलाता है? गति कहलाता है। और तुक क्या कहलाता है? तुक। तुक क्या कहलाता है? तुकबंदी। ठीक है ना? किसी भी पद रचना के बाद में जो वर्ण आते हैं, उन वर्णों की जो तुक होता है, आपस में मिलता है। क्या होता है? क्या होता है ये? यह होता है किसी भी चरण के अंत में आने वाले, किसी भी चरण या पद के अंत में आने वाले समान वर्णों को, क्या? किसी भी चरण के अंत में आने वाले समान वर्णों को तुक कहते हैं। क्या कहते हैं? तुक कहते हैं। जैसे मैं एग्जांपल बता देता हूं, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। याद रखिए, सागर अंत में क्या आया? ये आया सागर। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहुँ लोक उजागर। सागर उजागर, सागर उजागर। क्या हुआ? दोनों तुक लगे ना? तुक हुए ना? बिल्कुल एकदम जैसे एक जैसे तुक हुए ना? है भाई, तुक हुए ना? जैसे रामदूत अतुलित बलधामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा, बलधामा नामा। दोनों में क्या आया? रामदूत अतुलित बलधामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। दोनों में क्या हुआ? तुक हुआ। क्या हुआ? दोनों में तुक हुआ। ठीक है ना? तो क्या हुआ? ये तुक हो गया। ये आपको समझ में आ गया होगा। इसमें ऐसी कोई प्रॉब्लम तो है ही नहीं कि कोई प्रॉब्लम है। ठीक है ना? गति, गण, गणों की संख्या कितनी बताई है? गणों की संख्या होती है 8। कितनी होती है? गण की संख्या होती है 8। कितनी होती है? गण की संख्या होती है 8। कितनी? 8। ठीक है, अब छंद के प्रकार देखते हैं। छंद के प्रकार, छंद के प्रकार कितने होते हैं? छंद के प्रकार लिखिए। छंद के प्रकार होते हैं वर्णिक छंद। क्या? वर्णिक छंद। बहुत प्रॉब्लम है, अब कल गड़बड़ हो जाती है, लिखने में कुछ प्रॉब्लम हो गई तो वर्णिक छंद। अब दोबारा से उसे लिखने के लिए 2 रास्ते हैं, या तो मैं हाथ से ही रफ करूं या फिर मैं क्या करूं, उठाने के इसे उठाऊं और फिर मिटाऊं। अब प्रॉब्लम है कि इतना फ्लो चलता रहता है, उसमें बार बार मिटाना बहुत दिक्कत हो जाती है। ठीक है ना? इसलिए हम चाहते हैं डिजिटल बोर्ड लाए, आप लोगों को भी सुविधा दे सके। लिखिए, वर्णिक छंद, मात्रिक छंद, और मुक्तक छंद। सबसे ज़्यादा आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है ये वाला। ठीक है, इसमें मात्राओं की गणना की जाती है। जो मैं मात्राएं आपको बता रहा था उसकी गणना इसमें की जाती है। ठीक है ना? आप लोगों के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी है मात्रिक छंद। तो कल से हमारा विशेषकर जितना मैंने आपको बताया ये सब की थोड़ी थी, और कल से हमारा शुरू हो जाएगा मात्रिक छंद। जैसे चौपाई, आपका राधिका, हरिगीतिका, रोड़ा, सोरठा, दोहा, ये सब कल हमारे शुरू हो जाएंगे। तो याद रखना, कल क्लास में आना न भूले, और लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अपना बड़ा भाई मानते हो, दोस्त मानते हो, या जो भी, अगर थोड़ी सी बात मानोगे तो लाइक करिए, शेयर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए। जब आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ते हो, आपके व्यूज़ अच्छे आते हैं तो अच्छा लगता है देख के, आपके लाइक होते हैं तो अच्छा लगता है देख के।
आपसे कोई पैसा नहीं लिया जा रहा है, बस अच्छा लगता है, सपोर्ट मिलती है और एक मोटिवेशन मिलता है। ठीक है, तो आज के लिए हम इतना ही रखेंगे। धन्यवाद।